दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे टीचिंग के बारे में काफ़ी पॉइंट पर डिस्कशन किया था। तो उन सभी डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने अपना पहला क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज के क्लास में आप लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले ही पढ़े होंगे और कुछ चीज़ें आपके लिए इसमें नई देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है कि कई सारी बुक्स से इकट्ठी की हैं, उसके बाद में हम आपके समक्ष ये क्लास लेकर के आए हैं। वैसे आप लोग ये पूछेंगे कि ये क्लास सर कौन से क्लास की किताब से है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्लास ना तो 9th की किताब से है, ना ही 10th की किताब से है, ना ही फर्स्ट ईयर, ना ही 12th की किताब से है। ये जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ ओवरऑल आपके लिए सारे क्लास का निचोड़ है, जिसमें आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मोस्टली टॉपिक यही आपके लिए स्टार्ट करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए लगेंगी जानी पहचानी सी और कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इसमें नई देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला चैप्टर है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये चैप्टर बेसिकली किसी क्लास की पर्टिकुलर बुक में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है इस टॉपिक के लिए यहाँ पर निर्धारित किया है ताकि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से इसके लिए देख सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपके लिए दिख रहा होगा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के क्या नेचर है, यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके साइंटिस्ट जो भी हैं जिन्होंने इस पे काम किया है उनके बारे में जानेंगे। इसका हम स्कोप जानेंगे कि इसका क्या स्कोप है। तो पहला टॉपिक हमें ये सारी जानकारी हमें प्रदान करेगा। दूसरा इसका टॉपिक है करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप सभी लोगों ने 9th से ही पढ़ना चालू कर दिया होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके करेक्टर क्या होते हैं, यानी कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे पहला लक्षण क्या होता है, बर्थ, यानी कि जो जितने भी सजीव होते हैं उनका किसी न किसी प्रकार से जन्म होता है। दूसरा होता है ग्रोथ, यानी कि सजीवों में ग्रोथ होती है। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। यानी कि अगला जो टॉपिक हो सकता है इसमें वो क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन के बाद में रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। ये सारे लक्षण क्या हैं, सजीवों के लक्षण हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम केवल ये दो ही टॉपिक डिस्कशन आपके साथ करेंगे। उसके बाद में ये जो अन्य टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आइए हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग होते हैं यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं। अभी हमने सजीवों के बारे में आपके लिए बताया था, यानी कि जो क्या करते हैं, जिनका बर्थ होता है यानी कि जो जन्म लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। नंबर 2 हमने बताया कि इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। यानी कि सजीव क्या करते हैं, अपना एक निश्चित आकार लेते हैं और जब तक वह आकार नहीं लेते हैं तब तक वो क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अगला क्या होता है, सजीवों में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है और क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो जो बायोलॉजी टर्म है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, लैमार्क ने, और एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम थे क्या, ट्रेविरेनस थे।
ये घटना कब हुई थी? 1802 में हुई थी। तो कभी कभी सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा दिया हुआ है, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा दिया हुआ है। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जबकि ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये बायोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है? तो कौन सी भाषा का वर्ड है? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो अभी आपने एक लाइन पढ़ी होगी, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन आपके लिए एक ही लाइन से मिल गए। यानी कि पहले तो सबसे पहले क्या पता चला कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमें पता चला कि ये कौन सी भाषा का वर्ड है? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। चौथा हमें ये पता चला कि इसकी जो जो टर्म है बायोलॉजी, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? ये लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा दिया हुआ है। अगला है लैमार्क कहाँ के थे, कहाँ से थे? तो वो फ्रांस के थे। ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ये जो बायोलॉजी का टर्म है ये कब दिया गया था? ये कब दिया गया था? 1802 में दिया गया था। 2 लाने और आपके कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मिलते हैं। आगे है कि बॉटनी जो बर्ड है वह ग्रीक बर्ड से उत्पन्न हुआ है, जिसका वो बर्ड कौन सा है? बॉस्किन। यानी कि बॉटनी की उत्पत्ति बॉस्किन से हुई है। ठीक है। बॉस्किन का जो अर्थ होता है वो होता है वुड। वुड का मीन्स होता है लकड़ी। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? प्लांट से प्राप्त होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बॉटनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, यानी पौधों का अध्ययन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट मिलता है कि जो बॉटनी बर्ड है वो कौन से ग्रीक बर्ड से उत्पन्न हुआ है? तो बॉस्किन से हुआ है या ग्राजिंग से हुआ है। ये जो नॉलेज आपके लिए इसमें मिल रही है बहुत ही डीप नॉलेज है। अगला है इसमें कि बायोलॉजी के लिए हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस या बायो साइंस। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, यानी कि हम इसके अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। या बायो साइंस, बायो का मतलब भी क्या होता है? जो लाइफ से रिलेटेड है, तो जिनमें जीवन होगा तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? इनका अध्ययन करेंगे। और अगला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ये आपने हर किसी भी क्लास की किताब आप बायो की पढ़ेंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन है? एरिस्टोटल हैं, यानी कि अरस्तु। अरस्तु के लिए क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी के साथ साथ ये क्या है? जूलॉजी के भी फादर हैं। ठीक है। आगे है बायोलॉजी क्या है? ये साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। ये बहुत समझने वाली बात है। कभी एक नंबर में क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है कि एक्सेप्शन ऑफ साइंस कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन ऑफ साइंस क्या होता है? बायोलॉजी होती है। इसके लिए हम एक्सेप्शन ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, आइए हम इस बात के लिए समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसे समझने के लिए आपके लिए ये जानना होगा कि इस साइंस के लिए समझाने के लिए कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल यानी कि कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा अपवादों से भरा हुआ साइंस है ये। इसीलिए इसके लिए एक्सेप्शन ऑफ साइंस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वायरस, वायरस के लिए हम ना तो लिविंग मान सकते हैं पूरी तरीके से, और ना ही हम इसके लिए नॉन लिविंग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सजीवों के भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं। अब ये एक्सेप्शन वाली बात है या नहीं है? कोई भी जीव जो होता है या तो वो सजीव हो सकता है या निर्जीव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि वायरस जो है सजीव के भी लक्षण हैं और निर्जीव के भी लक्षण हैं। तो इस प्रकार से ये क्या अपवाद हुआ या नहीं हुआ? अगला होता है युगलीना। युगलीना के बारे में आपने पढ़ा होगा। युगलीना क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्लांट्स के भी लक्षण होते हैं और इसमें क्या होता है? एनिमल के भी लक्षण होते हैं। अब कोई भी जंतु एक ही तो हो सकता है, या तो वो प्लांट हो सकता है या क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा जंतु है इसमें प्लांट्स के भी लक्षण है और एनिमल के भी लक्षण है। ऐसा कौन सा लक्षण है इसमें? तो कौन सा लक्षण है इसमें? क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। तो ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन हुआ।
इसके अलावा यदि हम और एग्जाम्पल लेना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स हम ले सकते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स ये क्या है? इसमें क्या होता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल यानी कि पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब ये दोनों तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसमें लक्षण दोनों के होते हैं, इसीलिए हम बायोलॉजी के लिए एक्सेप्शन ऑफ साइंस कह सकते हैं। ये तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए कि साइंस ऑफ एक्सेप्शन क्या है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है, बायोलॉजी होती है। आइए हम आगे चलते हैं। इसके लिए हम एक्सेप्शन साइंस क्यों कहते हैं कि प्रत्येक जंतु में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि प्रत्येक जीव, लाखों करोड़ों जीव जातियां, स्पीसीज हैं, लेकिन क्या प्रत्येक एक दूसरे से अलग है। इसलिए कुछ तो उनमें मिलते हुए लक्षण होते हैं, कुछ उनमें अलग होते हैं, इसलिए बहुत सारे एक्सेप्शन पैदा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए कोई भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए इसके लिए साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहा जाता है। अब क्या होता है, आगे हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंतर्गत दो ही ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 एनिमल, नंबर 2 प्लांट। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट्स और एनिमल का अध्ययन करते हैं। अब आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक देख करके ये लग रहा होगा कि बात कितनी गहराई तक की जा रही है। आगे क्या है, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की मुख्यतः दो ही ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। इस इनके अंतर्गत तो बहुत सारी ब्रांचें होंगी, लेकिन मेन ब्रांचें क्या होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दो ही होती हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि जूलॉजी जो वर्ड है वो कैसे बना हुआ है, बॉटनी कैसे बना हुआ है। बॉटनी के बारे में तो आपके लिए बताया अभी कि बॉटनी वर्ड जो किससे बना हुआ है, बॉस्किन से बना हुआ है। बॉस्किन का मतलब क्या होता है, बूट या ग्राजिंग। ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। यानी कि जो बॉटनी जो है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का कर लेते हैं, अभी आपने जाना था। और जूलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जून और लोगस। जून का मतलब क्या होता है, एनिमल, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि मतलब वह साइंस जिसके अंतर्गत हम एनिमल की स्टडी करते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो बॉटनी थी उसके जो जनक थे वो कौन थे, थियोफ्रास्टस थे। इन्होंने क्या किया था कि 500 फूड्स के बारे में और मेडिसिनल उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया था। इसलिए इनके लिए क्या कहा गया था, बॉटनी का जनक कहा गया था, फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इसके अंतर्गत इन्होंने पौधों की बहुत सारी उपयोगिताओं का वर्णन किया था। ठीक है, अगला है हिस्टोरिया ऑफ नेचुरलिस। ये बुक किसने लिखी थी, पिन्नी और एल्डर ने। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए सारी किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपके लिए टीजीटी पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया नेचुरल्स बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, पिन्नी और एल्डर के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए देख के लग रहा होगा, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तब भी ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आपकी बायोलॉजी की बुक में नहीं मिलेंगे। ये हमने कई बुकों को इकट्ठा करके इन सारे क्वेश्चनों के लिए निकाला है। आगे देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। जो भी बायोलॉजी की मोस्टली किताब होती हैं उनमें क्या होता है, बॉटनी के जनक और जूलॉजी के जनक बताया जाता है, लेकिन इंडियन बॉटनी के जनक के बारे में लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए पता नहीं होता है। तो इंडियन बॉटनी के जनक कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग। कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग। ये हमें याद रहना चाहिए, इंडियन बॉटनी के जनक कौन है, रॉक्सबर्ग।
एक वैज्ञानिक और हुए थे जिनका नाम था डायोस्कॉर्ड्स। इन्होंने क्या किया था, मैटेरिया मेडिका नामक बुक लिखी थी, जिसके बारे में इन्होंने पौधों से प्राप्त होने वाली ड्रग्स के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया था। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि मैटेरिया मेडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, डायकॉर्ड्स के द्वारा लिखी गई थी। और हिस्टोरिया नेचुरलिस किसके द्वारा लिखी गई थी, पिन्नी तथा एल्डर के द्वारा लिखी गई थी। और विलियम इंडियन बॉटनी के जनक कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग हैं। तो ये एक स्लाइड से आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन एक ही जगह मिल सकते हैं। अब ये सोचो कि इस स्लाइड्स को बनाने में कितना समय लगा होगा और कितनी ज़्यादा किताबें तलाश की गई होंगी, तब ये जा कर के आपकी एक स्लाइड बनी थी। इसी प्रकार से आपके लिए जितने भी टॉपिक मिलेंगे वो सारे इस प्रकार से इकट्ठे किए हुए होंगे कि आपके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए ये जो बायोलॉजी की क्लास हैं इसी टाइप की मिलेगी और वो आपके लिए पर्याप्त होंगी। तो बिल्कुल इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो मैटर हमारे दिया जाएगा वो कैसा होगा। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सजीवों के लक्षण के बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें हम सारे लक्षण नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लक्षण जो होते हैं सभी किताबों में आपके लिए मिलते हैं, तो हम इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ेंगे। तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो किसी निर्जीव में नहीं पाया जाता, वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। आपने कोशिका का चित्र देखा ही होगा, आइए थोड़ा सा बना लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, ये क्या है, कोशिका है, ये इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। ठीक, और सभी लोग जानते हैं केंद्रक के अंदर क्या होता है, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। और केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसका नाम भी पता होगा आप लोगों के लिए। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, केंद्र का न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये क्या है, सेल वॉल कह सकते हैं इसके लिए। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये काय का चित्र है, कोशिका का चित्र है। तो कोशिका के अंदर जितने भी सबस्टेंस पाए जाते हैं ये पूरा, यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सारी चीज़ों के लिए सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म किसी एक द्रव्य का नाम नहीं है, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला संपूर्ण मैटर, संपूर्ण द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये ह्यूगो बॉन मॉल के द्वारा दिया गया था 1836 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूगो बॉन मॉल के द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके लिए हर किताब में मिलेगा वो क्या है, इसके लिए हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये बात किसने बताई है हमारे लिए, हक्सले ने बताई है। किसने बताई है, हक्सले ने बताई है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हर किताब में मिल जाएगा।
लेकिन ये वाला मिलेगा, लेकिन ज़्यादा किताबों में नहीं मिलेगा। ह्यूगो बॉन मॉल ने 1836 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, आगे कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिस क्या है? साइटोप्लाज्म। अभी हमने चित्र के द्वारा बताया था कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से भाग होते हैं जो मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए हम कैरियोप्लाज्म ही बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। और केमिकल कंपोनेंट इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे क्या क्या पाए जाएंगे? जैसे न्यूट्रिशन वाले पदार्थ पाए जाएंगे, कार्बनिक कंपाउंड पाए जाएंगे, कुछ गैसेस पाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो ये सारी जानकारी किससे थी? प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड थी। ठीक है, अगला टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर नंबर 2। यानी कि कोई भी सजीव हो, जब तक उसका जो शारीरिक जो निर्माण है कोशिकाओं के द्वारा नहीं होगा, तब तक उसके लिए हम सजीव नहीं कह सकते। वायरस इसी वजह से सजीव नहीं कहलाता क्योंकि उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सजीव होने के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी जीव एक कोशिका के द्वारा बना हुआ हो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? सजीवों के लिए कोशिकीय संरचना वाला जीव कहते हैं, और वायरस के लिए इसीलिए निर्जीव कहा जाता है क्योंकि उसमें कोशिका संपूर्ण नहीं होती। वायरस में क्या होता है? कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। ठीक है, यानी कि जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसमें अनुपस्थित होती है, और क्या होता है? उसका जो जीनोम होता है उसमें खुला हुआ पड़ा होता है। इसीलिए वायरस के लिए क्या कहा जाता है? निर्जीव और सजीव के बीच की लिंक माना जाता है उसके लिए। ये जो टर्म है सेल यानी कि कोश का जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। पहला क्वेश्चन। नंबर 2 कब दिया गया था? ये 1665 में दिया गया था। और कोशिका की खोज भी किनके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हम बता दें, ये जो केंद्रक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए बाद में भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। हम क्या कर रहे हैं? साथ साथ आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, तो बार बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको ये लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी, अब दोबारा से आ गई। तो ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं, हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड अभी ये बात नहीं है कि कुछ केंद्र की खोज किसने की थी, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके लिए बार बार रिपीट होगा तो आपके लिए याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला जो है ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, यानी कि कोई भी जीव, यानी कि अभी आपके लिए बताया कि सजीवों का जो शारीरिक संगठन होता है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और कोशिका के लिए हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एक ही कोशिका से मिले होंगे, जब एक कोशिका से मिलकर के उनका शरीर बनेगा तो वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। जब किसी जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो पहला लक्षण क्या था? जो सजीव होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। और दूसरा लक्षण क्या था? कि उनका जो शारीरिक निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? कोशिकाओं के द्वारा होगा। अगर पूर्ण कोशिका नहीं पाई जाती है तो ऐसे जीवों के लिए हम सजीव नहीं मानेंगे। आइए आगे चलते हैं। ठीक, तीसरा जो करेक्टर है वो है लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा पैदा होता है, फिर क्या करता है? बड़ा होता है, फिर वयस्क हो जाता है, फिर वह क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, संतानें उत्पन्न करता है। बाद में क्या होता है? वह बूढ़ा होता है, उसके बाद में क्या होता है? उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी स्टेज मिलकर के क्या बनाती हैं? एक लाइफ साइकिल का निर्माण करती हैं।
तो इन सारे स्टेप्स के लिए हमने बताया है। नंबर 1 बर्थ, यानी कि प्रत्येक सजीव क्या होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से जन्म लेगा, चाहे वो कोई भी रिप्रोडक्शन के द्वारा हो, या तो वो सेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, यानी कि सेक्सुअल हो सकता है। नंबर 2 असेक्सुअल हो सकता है। नंबर 3 क्या हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसी भी प्रकार से वह जनन करेगा, ठीक है। वह क्या करेगा, साइज में बड़ा होगा, साइज में क्या करेगा, ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगला है ओल्ड एज। आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो जीव होता है उसकी एक आयु निश्चित होती है। पहले वह क्या करता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एक एज में जाकर के वह क्या हो जाता है, ओल्ड एज, यानी कि बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जितने भी फंक्शनल चीज़ें होती हैं उसकी वो क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और व्यक्ति की लास्ट में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे स्टेप मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइफ साइकिल बनाते हैं। आगे चलते हैं कि सजीवों का जो अगला हम कह सकते हैं कि फोर्थ जो है लक्षण क्या है, रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन होता है। श्वसन, श्वसन क्यों आवश्यक है, यानी कि श्वसन क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि जो भी हम फूड ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, इसके लिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब किसी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे उससे क्या निकलता है, उससे एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप होती है जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्यों होता है, ऑक्सीडेशन के लिए होता है, फूड, ताकि फूड का ऑक्सीडेशन हो सके और हमारे शरीर के लिए एनर्जी मिल सके। दूसरा है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसी होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक क्या होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस के लिए हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड में चेंज होता है, सिंपल फूड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन होता है किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। लेकिन जब श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसके लिए तोड़ दिया जाता है, किस में तोड़ दिया जाता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरा किस में, जल में, और साथ में क्या निकल जाता है, एनर्जी। तो इस प्रकार से ये कैटाबोलिक प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगला है इसमें टॉपिक एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए हम एक्सोथर्मिक भी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इससे तापमान का उत्सर्जन होता है और एनर्जी डेवलप होती है। अभी हमने आप बाद में बताया था कि इसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से पॉइंट समझने वाले थे, नंबर 1 ये कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। नंबर 2 क्या है, ये कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है, जिसे हम दूसरा नाम इसके लिए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी इसके लिए बोलते हैं। अगला क्या है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंपल फूड मटेरियल में चेंज हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, साथ में हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं और अपने ज़रूरी काम करते हैं। तो उस इस पूरी प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का तो इनटेक करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लिया जाता है, और क्या होता है, CO2 को रिलीज़ किया जाता है, CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप बायोलॉजी में ये एक पूरा चैप्टर आपके लिए मिलेगा जूलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेशन का। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन निकलती है, किस प्रकार से डाइजेशन होता है, किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ये बहुत ही डिटेल चैप्टर है। ये सारी चीज़ बाद में होंगी, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो केवल
बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपसे। आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपने अभी पढ़ा था रेस्पिरेशन, वो उसी के अंतर्गत आ जाता है। मेटाबॉलिज्म के लिए हिंदी में हम बोलते हैं उपापचय। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। उपापचय जो होता है 2 प्रकार की रिएक्शन से मिलकर के बना होता है। दोनों आपके सामने, पहली है एनाबोलिक, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं उपचय। दूसरी है कैटाबोलिक, इसे हम क्या बोलते हैं, अपचय, ठीक है। इसे उपचय, इसके लिए क्या बोलते हैं, अपचय। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। यानी कि जो सिंपल फूड मटेरियल होते हैं, सिंपल जो सबस्टेंस होते हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण भी करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी कि निर्माणकारी क्रिया, निर्माणकारी क्रिया। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत कई पदार्थों का निर्माण होता है, इसके लिए हम निर्माणकारी क्रिया भी बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। या हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ग्लूकोज कैसा है, अब जैसे आपने ये देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना CS, 1 कार्बन है, ठीक है, और ग्लूकोज में कितना होता है, C6 होता है। यानी कि 1 कार्बन वाला पदार्थ 6 कार्बन वाले पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई, हुई ना निर्माणकारी प्रक्रिया। तो इसीलिए इसके लिए हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक अभी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है। अभी हमने बताया था इससे पहले श्वसन ही था, ये कैसा था, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस था, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस था। यानी कि ये कैसा था, विनाशकारी क्रिया होती है। विनाशकारी क्रिया होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसके लिए सिंपल फूड मटेरियल में चेंज किया जाता है। अभी हमने बताया था, फिर से हम बता देते हैं कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसके लिए किस में चेंज कर दिया जाता है, CO2 में और H2O में, और साथ में क्या निकल जाती है इससे, एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेटाबॉलिज्म होता है 2 प्रोसेस से मिलकर बनता है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण था मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय, आपके समझ में आ गया होगा। आगे है ग्रोथ। हमने बताया था कि प्रत्येक जीव जब पैदा होता है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह छोटा होता है, और एक समय आता है कि वह क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं इसके लिए, ठीक है। और ग्रोथ कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है, यानी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ग्रोथ हमें होते हुए दिखाई देती है, जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, छोटा हमें दिख जाता है देख के, ठीक।
जब वह बड़ा होने लगता है तब कहते हैं, जब जब आप किसी बच्चे से मिलते कहते हैं अरे अब तो तुम बहुत बड़े हो गए। तो ये प्रोसेस कौन सी है? ग्रोथ है, जिसके लिए हम दूर से देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है। अगला है कि ग्रोथ रिजल्ट इन डेवलपमेंट, यानी कि जब ग्रोथ होती है तो ये ग्रोथ ही क्या करती है? डेवलपमेंट बन जाती है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि ये कैसा है? ये क्वालिटेटिव चेंज है। डेवलप कैसा होता है? डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वालिटेटिव चेंज। जबकि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? क्वांटिटेटिव चेंज होती है। यानी कि ग्रोथ के लिए हम देख करके नाप सकते हैं, आंखों से देख करके पहचान सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम ऐसे नहीं देख सकते। वो क्या होता है? ओवरऑल जो व्यक्ति का विकास होता है उसके लिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। हो सकता है कि दो बच्चे सेम एज के हों, सेम बराबर के हों, लेकिन क्या है, एक का डेवलपमेंट कम हो, एक का ज़्यादा हो, एक का बौद्धिक विकास ज़्यादा हो, एक का कम हो। अब बौद्धिक विकास हम देख के तो नहीं पहचान सकते, इसलिए जो डेवलपमेंट होता है वह कैसा होता है? क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, जिसे हम देख करके नहीं पहचान सकते, जबकि ग्रोथ के लिए हम आंखों से देख करके पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आगे चलते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रत्येक जीव क्या करता है? अपने जो वंश होता है या जाति होती है उसको बनाए रखने के लिए बच्चे पैदा करता है। इसी प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी सजीव हो, उसे अपना जीव जाति को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है? बच्चे उत्पन्न करने होते हैं, चाहे कोई वायरस हो या कोई जटिल पौधे हों या कोई जटिल जीव हो। सारे जीवों में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? मोस्टली 3 प्रकार का होता है। तीनों का हमने नाम डाला हुआ है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्या होता है? इसके लिए हिंदी में हम कायक जनन भी बोलते हैं। कायक जनन, यानी कि जब किसी जीव के किसी पार्ट से, यानी कि पार्ट से ही कोई नया जीव बन जाता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कोई एक जीव है, 2 पार्ट में टूट गया और 2 नए जीव बन गए, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें आपके लिए डिटेल में मिलेंगी आगे। ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? जब कोई जीव का शरीर का कोई भाग टूट करके अलग हो जाए और वह नया जीव बना ले, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें अलग अलग गैमीट नहीं बनते, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट नॉट फॉर्म्ड। ठीक है। मेल और गैमीट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। इसमें सेम टाइप के गैमीट बनते हैं और इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? मेल प्लस फीमेल गैमीट मिलते हैं, फिर क्या होता है? संतान बनती है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगला और लास्ट कुछ बचे हुए वो हैं। और सजीवों में क्या पाया जाता है? सेंसिटिविटी पाई जाती है। आपने देखा होगा जब आप किसी सजीव के लिए टच करेंगे तो वो क्या करता है? वो रेस्पॉन्स देता है। जैसे आप किसी छोटा सा या कोई बड़ा सा जीव हो, उसमें कोई पिन चुभोए तो क्या करेगा? वो एकदम से आपके लिए झटका देगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। जैसे आपने किसी छुई मुई के पौधे को छुआ तो आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियां जो होती हैं तुरंत ही सिकुड़ने लगती हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? सेंसिटिविटी है या इरिटेबिलिटी है। ठीक है। जैसे आप किसी की आंखों पर तेज़ लाइट डालें तो उसकी आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? सेंसिटिविटी है। ये सभी जीवों में पाई जाती है, एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय सभी में पाई जाती है। तो ये सजीवों का लक्षण है। अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? यानी कि अभी आपने पढ़ा था, यानी कि मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि कौन कौन सी होती हैं आपने देखा था अभी।
पहली कौन सी थी? एनाबोलिज्म। दूसरी कौन सी थी? कैटाबोलिज्म। इन दोनों प्रोसेस के होने के बाद में क्या होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं शरीर में। हार्मफुल सब्सटेंस जो क्या होते हैं, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इनके लिए शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन क्या क्या पदार्थ बनते हैं? जैसे हमारे शरीर में CO2 बनती है, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को शरीर से निकालना ज़रूरी होता है, तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। अगला होता है हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कि जब कोई चोट लगती है शरीर में, तो देखा होगा कि जो घाव होता है वो धीरे धीरे खुद ही भरने लगता है। इस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? हीलिंग बोलते हैं। या आपने देखा होगा किसी कोई वृक्ष होता है, कोई वृक्ष हो, आप उसमें एक कुल्हाड़ी से उसकी त्वचा में कोई एक निशान बना दें, मारें, तो थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि आप उसकी जो जो स्किन है, आउटर जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल लेयर है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो डेवलप होकर के उस निशान के लिए ख़त्म कर देगी। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? हीलिंग बोलते हैं। तो ये आज जो हमने आपसे डिस्कशन किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। और ये प्रत्येक क्लास की, किसी भी क्लास में जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, तो ये सारे क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो आपने बहुत ही डिटेल में सुने और देखे। मैं समझता हूँ ये सारे टॉपिक आपके लिए समझ में भी आए होंगे। और ये टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर क्लास की किताब से नहीं थे, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे, इसलिए बताना भी बहुत ज़रूरी था। तो आज का जो आपका टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, वह भी कंप्लीट तो नहीं हुआ है। उसके हमने आज केवल 2 स्टेप पूरे किए हैं। आगे बचे हुए जो 4 स्टेप हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही गहराई से हम इसके प्लांट और एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। इससे अगला होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड वर्कर एसोसिएटेड विद दैम, यानी कि बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, उनके बारे में जानेंगे कि किस ब्रांच में हम किसका अध्ययन करते हैं। अगला है सम फेमस बॉटनिकल रिसर्च सेंटर्स, यानी कि फेमस बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, उनके बारे में जानेंगे। इससे TGT PGT में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिल्कुल इंटर से लेके 9 से लेके TGT PGT, यानी कि सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बायोलॉजी, यानी कि आपने देखा होगा कि कोशिका का साइज़ कितना होता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो इनमें क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था। मैं समझता हूँ कि इस क्लास में आपके लिए बहुत ही आनंद आया होगा। मैंने भी कोशिश की कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक तरह तरह की किताबों से छांट करके लाया हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने करीब 4-5 बुक से यहाँ पे लेके आया, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। यदि आपका प्यार इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा, तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए इसी प्रकार की बहुत बहुत अच्छी क्लास लेकर के आते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।